बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, खुश हैं और अपनी सुबह का, अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम की जो इब्तिदा है, जो शुरुआत है, वो एक अच्छी बात से, एक अच्छे पैगाम से करते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारे सेगमेंट एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली साहब हमें क्या पैगाम देने वाले हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का मेरा मैसेज ये है कि सलाम को आम किया जाए। आज हमारे बच्चों में, हमारे बड़ों में सलाम की जो सुन्नत है ये ख़त्म होती जा रही है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत मुझे याद आ गई, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फ़रमाया, सल्लिम अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़। उसे भी सलाम करो जिसे तुम जानते हो और उसे भी सलाम करो जिसे तुम नहीं जानते। इसलिए आज का मैसेज ये है, अपने बच्चों को इस बात की तलक़ीन किया करो, बेटा जब स्कूल या कॉलेज से आया करो तो सबसे पहले सलाम किया करो। और आपको भी चाहिए जब आप भी घर में दाखिल हों तो सलाम से इब्तिदा करनी चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस सुन्नत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती अहमद अली साहब आपका। चलते हैं और जानते हैं कि आज की टॉप स्टोरीज़ क्या हैं। गैस के बाद पेट्रोल बहरान, शहरी परेशान। कराची के बेशतर इलाकों में पेट्रोल पंप बंद। मुकर्ररा मुद्दत में नस्ला टावर ना गिराने पर अदालत का सख्त एक्शन। अशियाए ज़रूरिया की ख़रीदारी शहरियों के लिए आजमाइश बन गई। सियासी सरगर्मियों से मशहूर कचरे का डंपिंग पॉइंट इंतज़ामिया के लिए सरदर्द बन गया। इंतज़ामिया की नाअहली या गफलत, चिड़ियाघर में नायाब नस्ल का सफ़ेद शेर हलाक। जी ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सैयद रिजवान ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहली जो स्टोरी है जो डिस्कस करेंगे वो है गैस के बाद अब पेट्रोल का भी बहरान देखने में आ रहा है और आज पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल भी जारी है, जिसके बाद शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए हैं और कल रात से ही हमने देखा कि शहरियों की एक लंबी जो कतारें हैं वो पेट्रोल पंप की में लगी हुई थी और वो काफ़ी परेशान है। और जबकि पेट्रोल डीलर्स हैं उनकी बात की जाए तो उनका ये मुतालबा है कि उनका मार्जिन जो है वो 6% तक बढ़ा दिया जाए। अब सूरत हाल क्या होगी, क्या कोई एक पेज पर आएंगे हुकूमत और उनके दरमियान क्या बातचीत होती है, किस तरह से, क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो रिज़ल्ट है, इसका जो असर है वो आवाम पर हो रहा है। इस हवाले से बात करते हैं। जी सैयद रिजवान साहब, पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन का एहतजाज आज जारी है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पम्प्स जो हैं वो बंद हैं और एक पेट्रोल ऐसी चीज़ है, आपको पता है कि एक दिन भी अगर स्ट्राइक हो जाए तो कितनी परेशानी हो जाती है। बिल्कुल, देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुतालबा इस मौके पर किया जा रहा है, एक ऐसे मौके पे जब आपके मुल्क में जो महंगाई है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। ऐसे में जो है हुक्मरानों की जानिब अगर बात की जाए तो वो मुख्तलिफ़ वजूहात इसकी बयान कर देते हैं, जबकि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो विफाक को करार देती हैं।
लेकिन आवाम को रिलीफ जो है वो नहीं मिल सका है। तो आवाम का जो इस टाइम सबसे बड़ा मुतालबा है वो है महंगाई का ख़ात्मा। ऐसे में ये जो स्ट्राइक की गई है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इस मौके पर मुनासिब नहीं थी। 3% उनको जो है वो वैसे ही मार्जिन मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको कारोबार में लॉस है, और हमारे यहाँ तो आम तौर पे कॉन्सेप्ट भी यही है कि पेट्रोल पंप का मालिक जो है बहुत अमीर बड़ा आदमी तस्वुर किया जाता है। ये आप देखिए कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर ये 6% ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, अगर ये 6% कर देते हैं तो लामहला ये तमाम जो इसके इजाफी अखराजात होंगे या इजाफा होगा ये आवाम पर ही मुंतकिल होगा, क्योंकि सरकार का जो है वही पुराना उनका किस ख़जाना खाली है। तो सरकार अपनी जेब से नहीं देगी, ये लामहला आवाम पर मुंतकिल होगा। आवाम की पहले ही चीखें निकल रही हैं, इस कदर महंगाई है। तो इस वक्त जो है वो जज्बा हुब्बुल वतनी दिखाने की ज़रूरत है, आवाम पर रहम करने की ज़रूरत है, आवाम के सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि अच्छे ममालिक में जब हुकूमतों पर कोई बुरा वक्त आता है या किसी मसाइल का शिकार होती हैं, तो ना सिर्फ ताजिर बरादरी बल्कि आवाम भी जो है वो अपने अपने तौर पर कुर्बानी देते हैं। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जो सूरत हाल है माशी, उस माशी सूरत हाल में ऐसा कोई मुतालबा जो है वो गैर ज़रूरी है, और फौरी तौर पर इनको ये मुतालबे से जो है दस्तबरदार होना चाहिए। दूसरी जानिब आप देख लें कि शाज़ो नादिर ही कोई ऐसा पेट्रोल पंप होगा जहाँ पे मतलूबा मकदार जो है वो पूरी मिलती होगी शहरियों को। डीज़ल को देख लें आप, पेट्रोल को देख लें, हर जगह जो है वो डंडी मारी जा रही है। इसके अलावा जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं उन पेट्रोल पंप्स की बात करें तो वहाँ पे आवाम को ईरानी स्मगल शुदा डीज़ल और पेट्रोल जो है वो फ़राहम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि उनकी गाड़ियाँ भी ख़राब होती हैं बल्कि माहौलियाती आलूदगी भी बढ़ रही है। तो ये मामलात अगर दुरुस्त कर लिए जाएं और उसके बाद इजाफे की बात की जाए तो समझ में आता है, लेकिन आवाम को दोनों जानिब से जो है वो पीसना दुरुस्त अमल नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। और रिजवान साहब ये भी कि अभी हमने देखा शौकत तरीन साहब का भी जो है जब IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी बताया कि हर मंथ जो है PDL यानी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो कि पेट्रोल पे लगने वाला टैक्स है वो भी 4 रुपये हर महीने बढ़ाया जाएगा। तो IMF की अलग शराइत हैं, इंटरनेशनल मार्केट में अलग पेट्रोल बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ रही हैं पेट्रोल की, और अब ये जब मुतालबा कर रहे हैं जो 6%, ऑब्वियसली जब ये अगर बढ़ जाता है तो इसका बोझ भी आवाम पर आएगा। जी मैंने आपसे ये कहा ना कि देखिए मुख्तलिफ सतह पर वैसे ही कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ऐसे में निजी सतह पर भी अगर इजाफे की बात की जाए, अगरचे वो बराह रास्त आवाम से मुतालबा नहीं किया जा रहा, हुकूमत से किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत जो है वो ख़जाना खाली का, मैंने आपसे कहा कि उनका तो मौक़िफ़ ही एक होता है ख़जाना खाली है, वो तमाम जो बोझ है वो आवाम पर मुंतकिल होगा, और उसकी मुंतकली के नतीजे में यही होगा कि आम आदमी जो है उसके ज़िंदगी गुजारना जो है वो महल पहले ही बना हुआ है, वो मज़ीद अजीरन हो जाएगी उसकी ज़िंदगी। तो रिजवान साहब आपको लगता है कि क्या कोई माफाहमत की सूरत हाल हो सकती है कि आपसे भी कंटिन्यू करेंगे। अब्दुल समी ख़ान साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल समी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर आज पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन आप लोगों की जानिब से हड़ताल की जा रही है और पहले से भी बताया गया था, तो इसकी वजह से जो शहरी हैं, जो आम लोग हैं, कल रात से हमने देखा कि पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें कतारें लगा के खड़े हैं और शहरियों को इससे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये हमने 4 दिन पहले कहा था जी कि हम 25 तारीख को बंद कर देंगे जी, और कोशिश की थी, मैसेज भेजे थे कि आप अपने टैंक फुल करा दें। अगर उनको इतनी तकलीफ नहीं दी उन्होंने अपने आप को, उसके बाद तो मेरा कोई इलाज नहीं। जहाँ तक पेट्रोल बंद करने का सवाल है, ये हम आज से नहीं पूरा साल हो गया जी, चक्कर लगाते लगाते इस्लामाबाद को परेशान आ गए। हमसे वायदा करते कि भाई इतना हमने जो मांगा है हम आपको दे देंगे, वो उन्होंने नहीं दिया और इसी में उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन भेज दी। ये बड़ी ज्यादती थी। पहले तो हमें दिखाते फिर ईसीसी में भेजते। तो ये इस तरीके से तो मेरी पूरी उम्र में मैं तो मिनिस्टर के जाता था, अब तो दरवाज खोला और पहुंच गया। मेरा तो कोई ऐसी चीज नहीं थी, मेरी अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है।
अच्छा, ये भी मुझे बताइए समी साहब कि अगर आपके जो मुतालबात हैं, जो मार्जिन है 6% नहीं बढ़ाया जाता, तस्लीम नहीं किए जाते, तो आगे क्या हिकमत अमली होगी? कब तक ये पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बार्गेनिंग वो उनको करनी चाहिए थी। कुछ ऐसा तो नहीं है कि इस गवर्नमेंट का कोई तय नहीं कर पाते। बहरहाल अभी तो चल रही है, अल्लाह मालिक है, नुकसान में तो नहीं चला सकते। अच्छा समी साहब, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आपने मार्जिन के इजाफे के लिए तो स्ट्राइक कर दी, लेकिन आज तक हम ये देख रहे हैं कि अवामी मफाद के सिलसिले में जो है किसी किस्म की कोई इकदामात आपकी एसोसिएशन की जानिब से सामने आ सके। देखिए पेट्रोल मैं मेरे सवाल सुन लीजिए आप। हमारा काम थोड़ी है। पेट्रोल पंपों पर आवाम को मतलूबा मिकदार नहीं मिलती। आटे का बढ़ा देते हैं, कहीं बढ़ा देते। जब आप वहाँ बात नहीं करते, हम अपना जायज मुनाफा मांग रहे हैं, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम है। नहीं वो आप अच्छा ये भी बता दीजिए समी साहब कि अगर कोई मुफाहमत हो सकती है, अगर 6% ना हो, उससे कम हो, गवर्नमेंट किसी और लेवल में आपको कंपनसेट करे, तो सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है। हमसे बात करें जी, हमसे बात करें और फिर हम बता सकते हैं। और सर आज तो ये 25 तारीख को ये एहतजाज है, मजीद भी आगे होगा? सुबह के वक्त का मेरी मीटिंग अभी मुझे जा रहा है। जी जी जी, सब डीलर इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, फिर आप दोपहर को मुझसे बात दोबारा करना चाहे दोबारा करें। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल समी खान साहब, आपका अपने वक्त दिया। जी रिजवान साहब, देखा आपने कि वो कह रहे हैं हमारे मुतालबात हैं और वो नहीं पूरे किए गए, और कोई मफाहमत कह रहे हैं अगर बातचीत होती है, अभी तक तो नहीं हुआ। अब मज़ीद पता नहीं आगे मज़ीद पेट्रोल की हड़ताल होगी, पेट्रोल पंप्स बंद होंगे, ये तो इसका फ़ैसला तो इनकी जो मीटिंग है उसके बाद होगा। लेकिन इस तरह से करना, आप बेशक एहतजाज करें, लेकिन आवाम को तो ना मुश्किलात में डालें। उनके लिए वैसे ही परेशानियाँ कम नहीं हैं, तो इस तरह की सिचुएशन। देखिए ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है। हाँ। और इसमें आप आवाम का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए। जी। आपने ये भी देखा कि मैंने उनसे सवाल करने की कोशिश की कि आप मुझे ये बताइए कि जो पेट्रोल चोरी किया जाता है, आवाम को मतलूबा मिकदार पूरी नहीं दी जाती, डीजल पूरा नहीं दिया जाता, उस पर वो जो है जवाब बोल कर गए। तो ये भी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत इस पर सख्त एक्शन ले और ये जो आवाम को मतलूबा मिकदार ना देने का एक ट्रेंड चल पड़ा है, इस पर अगर कार्रवाइयाँ की जाएँ तो मेरे ख्याल से ये सब मार्जिन के इजाफे की बात को भूल जाएंगे और अपनी कारकर्दगी दुरुस्त करने में लग जाएंगे। बिल्कुल सही। अब चलेंगे अपनी अगली स्टोरी की जाने, बात करेंगे नस्ला टावर की, जिसको सुप्रीम कोर्ट के गिराने का हुक्म दिया गया था, गैर कानूनी करार दिया गया था। अभी तक नस्ला टावर को नहीं गिराया जा सका है, जिस पर जो है वो अदालत का सख्त रद्दअमल रिएक्शन सामने आया है। इस हवाले से बात करते हैं। सर अभी तक हमने देखा कि काफ़ी 2 कंपनीज़ हैं, उनको बुलाया गया और बताया गया कि अब जो है केमिकल के थ्रू किसी से इसको गिराया जाएगा, फिर रोक दिया गया, फिर 11वीं मंजिल पे काम स्टार्ट हुआ, फिर रोक दिया गया। तो क्या मामलात हैं, अभी क्या सूरत हाल है? अच्छा देखिए, ये 28 अक्टूबर को तहरीरी फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत दी थी कि 1 हफ्ते में इस इमारत को जो है वो धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया जाए। लेकिन उसके बाद जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे वो इस बात की कमेटी बनी, कमिश्नर साहब की हिदायत पे एक कमेटी तश्कील दी गई थी, 8 रुकनी कमेटी। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट उसके सरबराह थे। तो जो माहिरीन हैं वो सर जोड़ कर बैठे, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने भी जो है वो एक इश्तिहार दिया गया और रुजू किया। लेकिन जो नतीजा लुबेलुबाब उसका सामने आया वो ये था कि वहाँ पर जो है वो धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि जो इतराफ़ का इलाका है वो कुंजान आबाद है, साथ में जो है एक फ्लाईओवर भी है, तो उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। उसके अलावा जिस कंपनी ने दिलचस्पी का इजहार किया था उस कंपनी की जानिब से इस कदर ज़्यादा डिमांड सामने आने लगी, इतनी मालूमात उन्होंने जो है उसका तलब करना शुरू कर दी इंतज़ामिया से, जिसके लिए कहा यह जा रहा था कि अगर उस पर अमल किया जाता तो कम से कम 3 महीने जो है वो सारी इस स्ट्रेटजी को बनाने
बनाने में ही लग जाते और उसके बाद फिर जो है डिमोलिशन की तरफ जाते। लेकिन अदलिया की जानिब से चूँकि 7 यौम का वो था तो कमिश्नर जी गुज़िश्ता रोज़ की जो समाअत हुई है उसमें अदलिया ने जो बरहमी का इजहार किया है कमिश्नर कराची पर और कराची की इंतज़ामिया पर, उसकी वजह भी यही थी। लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि जब अदलिया की सख्त ऑब्जर्वेशन सामने आई तो कमिश्नर कराची एक्टिव हुए हैं और नेस्ले टावर को मैनुअल अंदाज में जो है वो तोड़ने का सिलसिला शुरू किया गया है। इस वक्त वहाँ की सूरत हाल ये है कि ग्राउंड फ्लोर पे जो दुकानें बनी हुई थी वो डिमोलिश कर दी गई हैं, उनके जो इतराफ़ की दीवारें थी वो सब गिरा दी गई हैं। मेज़नाइन फ्लोर जो है उसका जो फ्रंट साइड है इमारत की वो जो है तोड़ी जा रही है, जबकि 10वें और 11वें फ्लोर को जो है वो तोड़ा जा रहा है। इस पर एक एतराज़ भी सामने आया था कि बालाई मनाजिल को तोड़ने के बजाय जो है नॉन टेक्निकल अंदाज में निचली सतह से इसको तोड़ा जा रहा है। लेकिन उस पर जब हमारी बात हुई है वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और जो ज़िम्मेदारान हैं तो उनका कहना ये है कि वो एक होल बना रहे हैं ताकि ऊपर से जब मलबा गिरे तो वो सड़क पर या इधर उधर गिर के नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि मसरूफ़ शारा फैसल भी लगती है और शारा कायदीन भी लगती है, नर्सरी के मकाम पर यह है। तो वो सारी प्लानिंग ये की जा रही है कि जब इसको तोड़ा जाए तो सारा मलबा जो है वो इमारत के अंदर ही हो ताकि उससे जो है जानी और माली नुकसान से भी बचा जा सके और बाद में पैदा होने वाली मुश्किलात जो हैं उससे भी बचा जा सके। बिल्कुल, लेकिन रिजवान साहब वही सवाल कि जो पहले कब्ज़ा माफिया हैं, जो गैर कानूनी बिल्डर्स हैं, जो गैर कानूनी तरीके से इमारत बनाने का जो है वो दे देते हैं, मतलब बना लेते हैं और फिर उसमें लोगों का भी नुकसान होता है, फिर लोगों को कब्ज़ा मिल जाता है, वे कई सालों बाद जो है पता लगता है ये इमारत गैर कानूनी है। तो इनके ख़िलाफ़ एक्शन कुछ हो रहा है या सिर्फ ये इमारत ही गिराई जा रही हैं? अच्छा देखिए, इसमें ये बिगाड़ जो है गुज़िश्ता 30-40 साल का है शहर में जी। ये एक जंबिश कलम नहीं हुई है इमारतें तामीर। उसमें मसला ये है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में कई जो अहम शाराएँ हैं उनको KMC के रेवेन्यू में इजाफे की वजह से कमर्शलाइज़ कर दिया गया था जी। उस कमर्शलाइजेशन के नतीजे में बेंगलोज़ हों या छोटे मोटे शॉप्स हों वो बुलंदोबारा इमारत में तब्दील हो गई। प्लानिंग नहीं थी उसमें, प्लानिंग का फुकदान था सिर्फ़ और सिर्फ KMC के रेवेन्यू में इजाफे के लिए, बग़ैर किसी प्लानिंग के, बग़ैर किसी मशावरत के। तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत लाजमी होनी चाहिए थी, उसके बग़ैर आपने कमर्शलाइजेशन की तरफ गए। उस कमर्शलाइजेशन के नतीजे में करप्शन ने भी जन्म लिया। हुआ ये कि रेवेन्यू अफसरान हों या दीगर अफसरान अथॉरिटीज़ जो हों उन्होंने धड़ाधड़ ना सिर्फ उन शाहराहों पर कमर्शलाइजेशन की जो है वो इजाज़त देना शुरू कर दी, बल्कि शहर के रेजिडेंशल जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी इस किस्म की एक्टिविटी शुरू हुई। अच्छा, उस पर इब्तदाई तौर पर भी अगर उस पर कंट्रोल कर लिया जाता, उस करप्शन की रोकथाम की जाती, अफसरान को सज़ाएँ दी जाती, तो इतना बुरा हाल शहर का नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो मैदान में आना पड़ा। तो अब भी वक्त है, अगर ब्यूरोक्रेसी का किबला दुरुस्त किया जाए। बिल्कुल, अभी भी वक्त है कि आज से भी अगर ये जो गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जिस तरह से ऑपरेशन जारी है, अगर अभी भी ये रुक जाए तो आगे मज़ीद इस तरह की गैर कानूनी इमारत तामीर नहीं होंगी। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद रिजवान साहब जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। चलेंगे अपनी अगली ख़बर की जानिब और बात करेंगे महंगाई की, क्योंकि इस वक्त महंगाई आवाम का सबसे बड़ा मसला है। और बात करते हैं जब हम यूटिलिटी स्टोर्स की और होल सेल मार्केट की, तो वहाँ पर भी जो अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं और शहरियों को इसके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। चीनी होल सेल मार्केट में भी 92 रुपीज़ यानी 92 रुपये, जबकि नॉर्मल मार्केट में जो है वो 120 रुपये से 130 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। फ़ाइन आटा 80 और छोटी चक्की का आटा 84 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। मुर्गी का गोश्त 400 रुपये किलो है। और मटर की बात करें या टमाटर की बात करें, लहसुन अदरक जो कि 400 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। एक आम इंसान अगर सब्ज़ी ना खाए, दाल ना खाए, मुर्गी और गोश्त तो उसने छोड़ ही दिया है, तो वो खाए और तो क्या खाए, किस तरह से अपने घर का गुजारा करे, इस हवाले से बात करते हैं। जी रिजवान साहब, होल सेल मार्केट हो, यूटिलिटी स्टोर्स हों, बचत बाज़ार हों, कहीं पर भी कीमतें जो हैं वो कम नज़र नहीं आ रही हैं।
अच्छा, ये बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है आपका। देखिए, इसमें तो रेड हुकूमती सतह पे कहीं दिखाई नहीं दे रही ना मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की मौसर कार्रवाई दिखाई दे रही है, ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ कोई जो है बड़ा एक्शन दिखाई देता है। जबकि आपने ख़ुद कहा कि इस वक्त सबसे आवाम का बड़ा मसला वो महंगाई का है। लेकिन अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये देखें कि अशिया खुर्दोनोश जो हैं उसका तकरीबन 70 से 80% हमारे अपने मुल्क में पैदावार है। लेकिन अपने मुल्क में पैदावार होने के बावजूद हमको आम आवाम को जो अशिया दी जा रही हैं वो ऐसा लगता है कि शायद इंपोर्ट किए हुए हमने दरामद किए हैं और उस पर बहुत ज़्यादा लागत आई है। बिल्कुल फेलियर है जी ये, वफाकी हुकूमत का भी, सूबाई हुकूमतों का भी और ब्यूरोक्रेसी का भी। और सबसे अहम और अफसोसनाक बात यह है कि संजीदा नौयत के कोई इक़दाम देखने में आ ही नहीं रहे। तिफल तसल्लियाँ तो बहुत हैं, विफाक की जानिब से भी हैं, सूबे की जानिब से भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो बुलंदोबांग दावे करती है, लेकिन जिसका जब दिल करता है वो नर्क बढ़ा देता है। हुक्मरानों को थोड़ा सा, दुकानदार का ये ट्रेंड बन गया है कि थोड़ा सा दुकानदार को कसूरवार ठहराया और मनमाने नर्क जो है वो कस्टमर से वसूल कर लिए। दूध की कीमतें देख लें आप, उसमें मर्जी है उनकी, ऐसा लगता है कि डेयरी कोई रेट मौजूद ही नहीं है हुकूमत की कि वो चैलेंज कर रहे हैं उनकी हुकूमती रेट को और अपनी मर्जी के रेट जो है वो डिस्क्लोज कर देते हैं। रिजवान साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया है। और महंगाई तो है ओवरऑल हम देख रहे हैं, लेकिन जो मस्तूई महंगाई, जो ये जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, ये जो महंगाई क्रिएट कर रहे हैं, एटलीस्ट हुकूमत इनके ही ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले ले। कवानीन को तब्दील करने की ज़रूरत है। देखिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ और गिरां फरोशों के ख़िलाफ़ जो कवानीन हैं वो फरसूदा हैं, पुराने हैं। यानी आप ये देखें कि एक चालान होता है या एक जुर्माना होता है, वो 4 कस्टमर को डील करके वो पैसे वसूल कर लेता है। तो आपको कायदे कवानीन जो है वो सख्त करने की ज़रूरत है ताकि इस मामले का जो है सद्बाब हो सके और आम आवाम को रिलीफ दी जा सके। आवाम का जो पहले ही शहर की अगर बात की जाए, कराची में दर्जनों मसाइल सर उठाए हुए, लेकिन आवाम जो है उन तमाम मसाइल से नबर आज़मा है सिवाय महंगाई के। तो हुकूमत को चाहिए कि कम से कम एक मसला तो आवाम का हल करें। उनकी दस्तरस में अशिया खुर्दोनोश तो होनी चाहिए। कई घराने ऐसे हैं जो एक वक्त खा रहे हैं और दूसरे वक्त के लिए उनको पता नहीं है। इसी तरह अगर बात की जाए, कम से कम तनख्वाह जो है वो उजरत मजदूर की 25,000 रुपये हुकूमत सिंध ने मुकर्रर की है, लेकिन बहुत सारे अभी भी ऐसे मिल्स, फैक्ट्रियाँ और दीगर मकामात ऐसे हैं जहाँ पे इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इस सूरत हाल में आप ये सोचें कि एक आदमी जो कि अपने फैमिली का सरबराह है, अगर वो 20,000 रुपये तनख्वाह पे काम कर रहा है तो उसमें वो मकान का किराया भी दे रहा है, उसके आने जाने के अपने अखराजात भी हैं, वो किस तरह अपने जो है वो अहल खाना की किफ़ालत कर सकेगा? और किस तरह यही सारे वो मामलात हैं जो कि बदउनवानी की तरफ भी राग़िब करते हैं। जब एक आदमी का पेट नहीं भर पाता सही तरीके से, करप्शन और जो माशरे में जो क्राइम्स हैं वो हम देख रहे हैं बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी हम देख रहे हैं स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें कितनी बढ़ रही हैं। अच्छा रिजवान साहब, ये मुझे बताएं कि अभी हमने देखा IMF प्रोग्राम की जो बहाली सुन रहे हैं कि हो गई है और सर्टेन शराइत पर हो रही है, तो शौकत तरीन साहब ने साफ अल्फाज में ये बताया है कि आगे मज़ीद महंगाई होगी। तो ये आप क्या समझते हैं, मज़ीद महंगाई होगी? और अगर होगी तो फिर क्या होगा? गरीब तबका, ये जो मिडिल क्लास है, इवन अपर मिडिल क्लास, ये तो कोलैप्स कर जाएगी। तो क्या किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? बहुत ख़राब और ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो जन्म ले सकती है और दिखाई दे रहा है ऐसा उसके, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो किसी न किसी तरह शहरियों ने एक वक्त खाया और एक वक्त नहीं खाया, सर्वाइव कर लिया है। लेकिन अब जब बिल्कुल ही उनके हलक से निवाला जो है वो छीनने की कोशिश करेंगे तो फिर लामहला जो है वो बहुत सारे ऐसे मामलात जन्म ले सकते हैं जिनका तस्करा करने से भी जो है वो खौफ आता है। तो ये संजीदा नौयत के इसमें इक़दाम की ज़रूरत है और आवाम को रिलीफ देने की, ख़ास तौर पर जो गरीब आवाम है, सतह गुरबत से नीचे लोग हैं, उनकी किफ़ालत के हवाले से जो आपने अब तक इक़दाम किए हैं वो तसल्ली बख्श नहीं है। किसी ख़ानदान को आप जो है वो 12,000 रुपये इमदाद दे रहे हैं, लेकिन वही जो आपने शराइत रखी है उससे अगर 2,000 रुपये ज़्यादा कमाने वाला है तो उसको आपने जो है उससे मुबर्रा करार दे दिया है। ऐसा ना करें आप। इसके लिए आप ऐसा मैकेनिज़्म लाएं जिससे हर आदमी को जो है वो रिलीफ मिल सके और कम से कम अशिया खुर्दोनोश जो कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है वो उसकी दस्तरस में हो तो मामलात को बेहतर अंदाज में चलाया जा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। बढ़ते हैं आगे और करेंगे
आपको बताएंगे कि जो एक पार्क था नॉर्थ नाज़ाबाद में, जो असगर अली शाह स्टेडियम डंपिंग पॉइंट, ये वो पॉइंट है, ये वो जगह है। जब मुर्तज़ा वहाब ने चार्ज संभाला तो सबसे पहले उन्होंने इसका दौरा किया और दौरे के बाद उन्होंने इसको फौरी तौर पर साफ़ करवाने का हुक्म दिया, जिसके बाद जो वहाँ पर जो जितना कचरा था वो साफ़ भी हो गया। लेकिन कचरे की मुंतकली के चंद रोज़ बाद ही पॉइंट पर मलबे के ढेर लग गए और इंतज़ामिया के मुताबिक मलबा तरक्याती कामों मनसूबों के ठेकेदार लाकर डाल रहे हैं। एक जगह साफ़ कराई जाती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि मलबे का ढेर वापस लग जाता है। ये इस हवाले से बात करते हैं। जी सैयद रिजवान साहब, पहले जब एक जगह की सफाई हो गई, वापस ठेकेदार उस पर वहाँ पे मलबा डाल रहे हैं, तो ये क्या है? कोई इंतज़ामिया कुछ नज़र आती है? क्या इंतज़ामिया की नाअहली कहेंगे इसको, या कहेंगे कि एक दफ़ा साफ़ करा दिया तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, या वो लोग जो कि कचरा डाल रहे हैं उनको कोई चार्ज हो, उन पर कोई जुर्माना हो? ऐसे कैसे वो आराम से वहाँ जाके मलबा डाल रहे हैं? अच्छा देखें, पहले तो मैं आपने इसका इनिशियल स्टेज पे तो बता ही दिया है कि ये बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जो है एडमिनिस्ट्रेटरशिप संभालने के बाद पहली जो अपनी स्पीच की थी जी। और विज़िट किया था वो इसी GTS का किया था। इस गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन की माजी की भी जो है वो दिलचस्प चीज़ें हैं। जब मेयर कराची थे वसीम अख्तर, तो मुस्तफ़ा कमाल जो PSP के सरबराह हैं, उनसे जो पहला सियासी टाकरा उनका हुआ था वो इसी मकाम पर हुआ था। तो इसलिए इसको इंतहाई अहमियत का जो है हामिल GTS करार दिया जाता है, क्योंकि सियासत में भी इस गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन का जो है काफ़ी हिस्सा रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है चूँकि बराबर में ही जो है असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ पे बड़े मैचेस वगैरह होते हैं, उसके साथ ही एक बड़ा गार्बेज स्टेशन, अजीब सी सूरत हाल थी। और साथ में शारा नूर जहाँ भी है तो लोगों को बड़ा कोफ्त होती थी यहाँ से। इसको डीनोटिफाई किया गया एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर, लेकिन और उसके बाद वहाँ यहाँ से तमाम जो कचरा है गार्बेज वो उठा के लैंडफिल साइट मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन फिर हुआ ये कि इलाके के MNA हैं नजीब हारून साहब, उनके सवाबदीदी फ़ंड से जो है कुछ तरक्याती काम हुए नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक C में, UC 18 लगती है ग़ालिबन ये। तो वहाँ पर जो तरक्याती काम हुए, उस तरक्याती काम का जितना भी मलबा था वो कॉन्ट्रैक्टर ने लाके इस साफ़ सुथरे पॉइंट पर जहाँ से कचरा साफ़ कर दिया गया था, यहाँ पर लाकर डालना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर जो सूरत हाल है वो दगरगूं होना शुरू हो गई। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और DMC सेंट्रल की इंतज़ामिया ने मिलकर यहाँ से सारा गार्बेज लिफ्ट किया था। और अब उसके बाद जो है जो जितना भी मलबा यहाँ पे जमा हुआ है वो भी ही जो ये दोनों इदारे हैं वो मिलकर उठाकर इसे ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वसाइल महदूद हैं, मशीनरी दस्तयाब नहीं है इनके पास। उसके साथ साथ इनका मुतालबा ये भी है कि कानूनी तौर पर वो कॉन्ट्रैक्टर इस बात का पाबंद है कि तरक्याती काम मुकम्मल करने के बाद इसका जो मलबा है, तामीराती मलबा, ये लैंडफिल साइट पर पहुँचाए। लेकिन वो लैंडफिल साइट पर पहुंचाने के बजाय अपनी बचत करने के लिए ये करीबी इस GTS जो कि डीनोटिफाई हो चुका है यहाँ पर डाल रहा है। गलत इक़दाम है, इसकी जो है वो इसको ख़त्म होना चाहिए और इसके साथ साथ पाबंद भी किए जाने चाहिए। बिल्कुल रिजवान सही, ये भी हम देखते हैं कि कराची में जैसे खाली प्लॉट्स हैं या डिफेंस है या क्लिफ्टन का एरिया है या बाकी जगहें, वहाँ पर कोई भी जाकर आसानी से कचरा डाल देता है। हालांकि दूसरे, अगर आप लाहौर को देख लें, दूसरी सिटीज़ को देख लें, तो वहाँ पर अलाउ नहीं है। तो इट मीन्स कि अगर कराची, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है तो कराची में भी हो सकती है। अगर इंतज़ामिया कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले, चालान करे, तो हमारा शहर कराची भी बेहतर हो सकता है। बात सारी ये है कि ओन करे इसको कोई। अच्छा, ओन करने की बात है जो कि नहीं किया जाता। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी 10। जी, एक ब्रेक के बाद आपको वेलकम करते हैं सिटी 10 में। और अब आपको एक अफसोसनाक ख़बर देंगे, और वो ये कि कराची चिड़ियाघर में नायाब नस्ल का शेर जो है वो उसकी हलाकत हुई है। और तर्जुमान KMC जो हैं अली हसन साजिद, उनका कहना है कि नायाब का ये जो शेर है वो 20 रोज़ से बीमार था और कमज़ोरी के बायस इसकी हलाकत हो गई है। जिसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब ने इसकी हलाकत की रिपोर्ट भी तलब कर ली है और कहा है कि शेर का पोस्टमार्टम करवाया जाए। तो इस हवाले से बात करेंगे और आपको ये भी बताएं कि जो नायाब नस्ल का शेर है, इसको 2012 में अफ्रीका से दरामद किया गया था।
बात करते हैं जी रिजवान साहब, बड़ी अफसोस की बात है, हमारा एक नायाब नस्ल का शेर 20 रोज़ से बीमार और कमज़ोरी के बाद इसकी हलाकत होती है। सवाल ये है कि जैसे हर इंसान का हुकूक है, दुनिया में जितने जानदार हैं सबके हुकूक हैं, जानवरों के हुकूक हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जानवरों के हुकूक नहीं दिए जाते, उनका उस तरह से ख्याल नहीं रखा जाता जैसे रखना चाहिए। क्या समझते हैं ये हलाकत की क्या इंतज़ामिया की गफलत है, नाअहली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आपने बताया अभी कि तर्जुमान KMC अली हसन साजिद साहब ने जो है इस पर स्टेटमेंट ये जारी किया है कि ये शेर जो है वो बीमार था तकरीबन 20 रोज़ से, ग़ालिबन वो बता रहे हैं। उससे एक रोज़ कबल ही ये कल इनका बयान सामने आया और उससे एक रोज़ कबल उनका जो बयान था चिड़ियाघर के हवाले से एक ख़बर चली थी मुख्तलिफ मीडिया पर, तो उसकी तरदीद उनकी जानिब से सामने आई थी और उसमें ये कहा गया था कि चिड़ियाघर में जो जानवर हैं उनको भरपूर तरीके से मामूल की खुराक की फरहमी जारी है और तमाम जो जानदार हैं चिड़ियाघर में वो हशाश बशाश और सेहतमंद हैं। एक दिन के बयान के बाद जब ये शेर कल जो है वो मर जाता है तो उसके बाद उनका बयान सामने आया कि ये जो है शेर 20 रोज़ से बीमार था। यहाँ पहला तजाद। दूसरी चीज़ ये कि ये कोई नया वाक़या नहीं है, इससे कबल भी चिड़ियाघर में कई जानदार जो हैं और चरिंद परिंद वो हलाक हो चुके हैं। नायाब नस्ल किस्म के जो चरिंद परिंद हैं या इम्पोर्ट किए जाते हैं दूसरी कंट्री से। जी। और उसमें जो बड़ा मसला सामने आता है वो यही आता है कि इनकी खुराक के लिए जो फ़ंड मुख्तस किया जाता है उसमें गबन माजी में भी मुबैना तौर पर होता रहा और मुबैना तौर पर इत्तलात ये हैं कि इस वक्त भी जारी है। इसकी जो वाज़ह मिसाल है वो ये है कि साबिक कमिश्नर कराची शुएब सिद्दीकी के दौर में जो है ये ऐसे मामलात जब सामने आए तो उन्होंने बाकायदा चिड़ियाघर में एक तरह से जाके चिड़ियाघर का कंट्रोल संभाल लिया था। रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर वो जाके मीटिंग्स करते थे और जो कॉन्ट्रैक्टर है खुराक की फरहमी वाला उससे बराह रास्त उनकी मीटिंग होती थी और सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो खुराक की थी वो उनकी कायम करदा कमेटी की निगरानी में होती थी। तो ये इस बात की जानिब इशारा करता है कि कमिश्नर को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर मिली कि जानवरों की जो खुराक है उसमें कहीं ना कहीं डंडी मारी जा रही है, जो इतने बड़े इक़दाम उनकी जानिब से उठाए गए थे। बहरहाल जब उनका तबादला हुआ तो उसके बाद फिर सूरत हाल जो है वो तब्दील हुई और बाद में आने वाले कमिश्नर्स ने जो है इस जानिब तवज्जो नहीं दी। लेकिन एक मरतबा फिर जो है इस बात का मुतकाज़ी है चिड़ियाघर कि यहाँ पर जो है एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए। मुर्तज़ा वहाब साहब ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है कि रिपोर्ट तलब की है, लेकिन इसके साथ साथ उनको चाहिए कि चिड़ियाघर में एक बाकायदा मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दें जो कि इस बात का तयन करे और इसको लाजिम बनाए कि हर जानदार को जो है उसकी मतलूबा खुराक जो है वो मिल सके। और रिजवान साहब, हर कंट्री में होते हैं चिड़ियाघर और वहाँ पर उनकी ग़िज़ा का, उनकी सेहत का, उनकी वैक्सीनेशन का, अगर बीमार हो जाए तो उनकी हेल्थ का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। लेकिन आप अगर अपने चिड़ियाघर विज़िट करें, ये पहला वाक़या नहीं, जैसे आपने बताया पहले भी हुए हैं, और जो जानवरों की जिस तरह की सी हालत होती है उसको देख के ये अंदाज़ा लगा सकता है कोई भी आम इंसान कि इसको प्रॉपर ग़िज़ा नहीं दी जा रही, जिसके बायस इस तरह के जो है वाक़यात नज़र आते हैं। इसको हम गफलत ही कह सकते हैं और इसको हम नाअहली ही कह सकते हैं कि जानवर एक जानदार जो उसका बेसिक हक है उसको नहीं मिल रहा। प्रॉपर इंक्वायरी की भी ज़रूरत है इस पर। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये कीमती और नायाब नस्ल के चरिंद परिंद हैं जिनसे न सिर्फ ये कि शहरियों को सस्ती तफरीह भी मिलती है बल्कि अवेयरनेस भी मिलती है स्टूडेंट्स को। तो इस जानिब तो फौरी तौर पे एडमिनिस्ट्रेटर कराची को चाहिए कि कोई बोल्ड स्टेप लें ताकि मुस्तकबिल में जो है इस किस्म के वाक़यात जो है वो जन्म ना लें। और रिजवान साहब कि हमने ना जो डायरेक्टर ज़ू हैं खालिद साहब, उनसे रब्ता करने की भी कोशिश की ताकि हम उसका मौक़िफ़ उनका जान सकें कि क्या वजह थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फ़ोन नहीं उठा रहे। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? चिड़ियाघर के हवाले से देखिए जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ यही नहीं कि जानवरों की खुराक में जो है वो डंडी मारी जाए, बल्कि इसके साथ साथ तो चार्ज पार्किंग के हवाले से कई बार स्कैंडल जो है वो सामने आए। जो एंट्री फ़ीस है, गेट की एंट्री फ़ीस वो आवाम से ज़ायद वसूल करने के मामला जो हैं वो सामने आए, जबकि अंदर का जो माहौल है
उसके हवाले से भी जो है कई मरतबा जो है वो तनकीद भरी खबरें जो हैं सामने आई हैं। तो बहुत सारे मामलात हैं जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और ये इंतज़ामिया जो इस वक्त मौजूद है उस इंतज़ामिया से तो मुझे तो तवक्का नहीं है कि वो ये तमाम मामलात में बेहतरी ला सकेगी। इसके लिए बाकायदा एक मॉनिटरिंग कमेटी की ज़रूरत है, जो कमेटी सरप्राइज़ विज़िट भी करे और इन तमाम मामलात को चेक करे, तो चिड़ियाघर को उसकी जो असल हैसियत है वो दोबारा बहाल की। बिल्कुल, आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान अहमद आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मज़ीद बात करेंगे, कुछ और मौज़ूआत को शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और अब बात करेंगे जो इस वक्त कराची की, पाकिस्तान की ओवरऑल करंट इकनॉमिक सिचुएशन है, जो हालात हैं, महंगाई का तूफ़ान है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, पेट्रोल पम्प्स आज बंद कर दिए गए जैसा कि हमने देखा। उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि कई हफ्तों की कोशिशों के बाद आखिर हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को मना ही लिया, और अब IMF जो है वो पाकिस्तान को किस्त देने के लिए तैयार हो गया है। $1 बिलियन जो है पाकिस्तान को दिए जाएंगे। शौकत तरीन साहब ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन कुछ हमने देखा कि ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने ये भी बताया कि टैक्सेस जो है उसमें इजाफा होगा, इसके अलावा जो अशियाए ज़रूरिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा होगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी यानी PDL जो पेट्रोल पर लगने वाला टैक्स है वो भी हर महीने 4 रुपये बढ़ाया जाएगा, और जब पेट्रोल बढ़ता है तो हमें पता है कि चीज़ें मज़ीद महंगी होती हैं। तो ये जो IMF प्रोग्राम की बहाली हुई है, इससे एक आम आदमी को, आवाम को कुछ फ़ायदा होगा या इसका मज़ीद बोझ आवाम पर पड़ेगा, इस हवाले से बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है महमूद मौलवी साहब ने, जो कि एक एनालिस्ट हैं, नदीम मौलवी साहब ने, जो कि एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे हैं, क्या हालात हैं इस वक्त? अगर बात की जाए लोगों की, आम आदमी की, तो सब परेशान हैं महंगाई की वजह से, और कई हफ्तों से हम देख रहे थे कि हुकूमत पाकिस्तान जो थी वो कोशिशों में जारी थी IMF की प्रोग्राम की बहाली के लिए। फाइनली $1 अरब अब पाकिस्तान को किस्त मिल जाएगी। पहले अगर हम इसकी पॉजिटिविटी की बात करें तो कुछ क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा किसी सियासी ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं है। मैं एज ए तज्ज़ियाकार जब देखता हूं, क्योंकि अक्सर जो तज्ज़ियाकार होते हैं वो किसी न किसी सियासी ग्रुप के नुमाइंदे होते हैं और वो वकालत कर रहे होते हैं। अगर हम वकालत छोड़ के हम सही तज्ज़िया करें और मुल्क की सतह पे सोचें कि हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा क्या है, तो मेरे ख्याल से ये इमरान खान साहब के लिए भी बेहतर होगा और आवाम के लिए भी। हमारे यहाँ महंगाई इसलिए बढ़ गई क्योंकि इन 3 सालों में हमारे पास खुशामतियों का जो टोला है वो अक्सर आप देखें हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जितनी बड़ी आप कुर्सी पे बैठ जाती हैं उतने ही ज़्यादा आपके पास चमचे आते हैं। और खुशामती टोला यानी कि हर इंसान, अगर मेरे पास बाल गंजा भी होगा तो लोग कहेंगे बाल बड़े अच्छे आपके हैं। तो ये सूरत हाल ने क्या किया, हमारे मुल्क को तबाह कर दिया। अब आ रहे हैं कि महंगाई एक दिन में नहीं आती। महंगाई का एक फ्लो होता है जिसे रोकना पड़ता है, जिससे आवाम उम्मीद कर रही थी कि जनाब जब PTI की हुकूमत आएगी तो उस महंगाई के फ्लो को रोका जाएंगे। इकोनॉमिस्ट के माने क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। जो आप कहते हैं ना माहिर माशियात, उसके मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसी रिसोर्सेज के अंदर आपको कामयाबी के साथ, प्लानिंग के साथ काम करना होता है। हमारे यहाँ जो इकोनॉमिस्ट, जो सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट है, क्योंकि अभी तक PTI की हुकूमत में या बैंकर हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के हेड बनते हुए वो किसी बड़े इदारे के हेड बन जाते हैं, या अकाउंटेंट है, या स्टॉक मार्केट के प्लेयर्स हैं। और इन सब का मैं खुल के बता दूं, आप अगर आप शौकत तरीन साहब की बात कर रहे हैं तो वो एक बैंकर है, इकोनॉमिस्ट नहीं है। बैंकिंग एक डिफरेंट चीज़ है, इकोनॉमिस्ट मुख्तलिफ होते हैं। दूसरी जानिब रज़ाक दाऊद साहब, वो आम तौर पे इसे कहा जाता है स्टॉक मार्केट के मशहूर कंपनी है डैस्कॉन, उनके मालिकान में से हैं। उन्होंने स्टॉक मार्केट से किस तरह से ओनरशिप पे आए, जिस तरह से कारोबार किया, वो स्टॉक मार्केट को भी समझते हैं, इंडस्ट्री को भी समझते हैं। असद उमर साहब एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हुए उनको हर चीज़ एक स्ट्रक्चर्ड मिलता था। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको पता है हर चीज़ एक फॉर्मेट के तहत मिलता है, आपको इस फॉर्मेट के तहत चलाना पड़ता है।
इकोनॉमिस्ट जो होता है उसे क्या करना पड़ता है, उसको माशी हालात को मद्देनजर रखते हुए इकोनॉमिक प्लान बनाते हैं पॉलिसीज और जी इकोनॉमिक मॉडल। अब वो मॉडल ऐसा होता है जैसे अमेरिका, चाइना, मुख्तलिफ ममालिक में वो ये देखते हैं कि मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए हम किस तरह से मुल्क की तरक्की करेंगे। अब आ जाते हैं असल बात पे कि अब हम हालात ऐसे कैसे बिगड़े। IMF जो है एक बैंक है, एक इदारा है। बैंक जो है ये हाँ बिल्कुल सही पता है। ये मुझे बताइए कि अभी जो ये किस्त मिली है इससे अगर हम इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखें तो कोई फ़ायदा होगा, कोई आम आदमी तक कोई इसका रिलीफ पहुंचेगा? आम आदमी को ये फ़ायदा होगा कि जनाब महंगाई जो अब रो रहे हैं उससे ज़्यादा रोना शुरू कर देंगे। अच्छा, ठीक है ना जी, चीज़ें मज़ीद महंगी हो जाएंगी, हालात और ख़राब हो जाएंगे। जब महंगाई आती है तो फिर क्राइम ज़्यादा होता है। फिर आप देखेंगे मोबाइल स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग, किलिंग, रेप, प्रोस्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें इस मुल्क में फैलती चले जाएगी महंगाई की वजह से। आप अगर महंगाई को नहीं रोकेंगे, गुर्बत को नहीं रोकेंगे तो मसले मसाइल, फिर आप कहेंगे हमारी पुलिस क्या कर रही है। पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। जब एक आदमी मजबूर हो के, जब एक पढ़ा लिखा आदमी एक क्राइम की तरफ जाता है वो बड़ा खतरनाक होता है। तो यहाँ पे मजबूरी जो है बहुत सी चीज़ों को जन्म लेगी। हालांकि हमारे दीन में हमें कहा जाता है कि जी मजबूरी का मतलब ये नहीं कि गलत रास्ते पे आप जाएं। तो अब जो मुल्क के हालात है, अब आ जाते हैं किस वजह से ये। अब देखिए जितने पैसे हमारे पास आएंगे हुकूमत के लिए बहुत अच्छा है। हुकूमत अपनी कारकर्दगी, अपना काम करने में आसानी करेगी। क्यों? क्योंकि हुकूमत को चलाने के लिए उसको टैक्स की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। अब देखिए जैसे कि ये अब एक इजाफी खर्चा आपने डाल दिया जी इलेक्शन के ऊपर कि हम जी इलेक्ट्रॉनिक उसमें जाएंगे। वही बात है कि मेरे घर में जो है ना खाने को नहीं है और मैं मोबाइल फोन खरीदने निकला हूँ। इलेक्शंस के लिए हम जो मशीन ले रहे हैं, और मुझे तो हैरत होती है कि इलेक्शन की जो मशीन है इसकी डिमांड करनी चाहिए थी ऑपोजिशन को, क्योंकि ऑपोजिशन कहते हैं कि जनाब धांधली हुई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो सर वो कैसे अपील करेगी? वो तो चाहती ही नहीं है कि क्यों नहीं चाहती, मैं आज आपको बता दूं। धांधली वो तो धांधली अगर हुई होती, ठीक है ना, इमरान खान साहब करें मशीन लाओ तो हो सकती है। तो मेरा एक सवाल है इमरान खान साहब से, तो क्या आप धांधली के तहत आए हो? अगर धांधली आपके इलेक्शन में धांधली नहीं हुई तो आगे कैसे होगी? जब इमरान खान साहब आए उन्होंने कहा हर चीज़ में रिफॉर्म्स आएंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी उन्होंने बात की। हम जब भी हुकूमत आती है ऑपोजिशन यही कहती है कि ये हुकूमत जो है धांधली हुई है और ये जो मौजूदा हुकूमत है वो धांधली से आई। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स अगर आ जाती हैं तो वाकई ये एक अच्छी बात है। इसको आप क्या कह रहे हैं, नहीं सही है? करप्शन रुकेगी नहीं इससे, धांधली रुकेगी नहीं जी। यहाँ पे हम गरीब लोग हैं और ये गरीब आदमी मोबाइल खरीदे, इसी तरह इमरान खान ये मशीन खरीद रहा है। हाँ। ठीक है ना, अरबों रुपए का खर्चा होगा। ये अरबों रुपए की एक मिल लगा लेते कराची के ही अंदर या पंजाब में, गरीब लोगों को रोजगार होता, मईशत बेहतर होती, एक्सपोर्ट होता। हमारे यहाँ पे मिल लगाने की जगह हमें खैरात देने की आदत हो गई है। क्योंकि आपने देखा होगा अवाम हो या हुक्मरान हो, आप सिलाई मशीन देते हैं, एक सेल्फी ले लेते हैं और उसमें उस इंसान की इज्जत खराब कर रहे होते हैं और अपनी वाह कर रहे होते हैं। ये नहीं कि इस हाथ से दे और उस हाथ से पता ना लगे, जो कि सुन्नत नबी भी है क्या, मगर यहाँ पे उसको सियासत में इस्तेमाल करते हैं। कारोबारी हजरात उसको अपना कैंपेन बनाते हैं कि हम बड़े जेनरस हैं। तो ये बात अब हमारे महंगाई की तरफ, महंगाई किस तरह से होती है? महंगाई होती है कि अनप्लान्ड आपकी इकोनॉमिक मूवमेंट। अनप्लान्ड क्या होता है कि जनाब अब आपने कहा कि जी शरई सूद बढ़ा दें, जी हमारे पास ट्रेड डेफिसिट ज्यादा हो रहे हैं। देखिए शरई सूद उस वक्त बढ़ाते हैं जब आपकी इकोनॉमी बड़ी अच्छी हो रही होती है, आपके अवाम के पास पैसा बहुत है, खरीदारी बहुत कर रहे हैं। अब उस खरीदारी को रोकने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा होता है, तो कहते हैं जनाब खरीदारी को रोकने के लिए शरई सूद को बढ़ा दो ताकि लोग जो है ना खरीदारी कम करें, चीजें महंगी होगी तो। मगर ये पाकिस्तान का मसला ये नहीं है, पाकिस्तान का उल्टा है। हमारे यहाँ क्या है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि जो हम घर में रहने के हमारे जो अखराजात हैं वो बढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ रहे हैं। हमारे पास जो है ना सप्लाई एंड में हम प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं ना वो हम क्या कर रहे हैं, हम ऊंची कीमतों में बाहर के ममालिक बेच रहे हैं। तो हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है,
सामान महंगा हो रहा है, बहुत सी चीजें हमारी अफगानिस्तान स्मगल होके चले जाती है, तो क्या हमारी चीजें क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही हैं। तो हमें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि जो हमारी जो कारखाने हैं जितने भी हैं वो पैसे लेते हैं बैंकों से, जब शरई सूद बढ़ जाएगा तो फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। और सर अभी बात करें, स्टेट बैंक ने 1.5% जो है वो शरह सूद बढ़ा दिया, 8.75% तक पहुंच गया है। काइबोर की बात करें वो 10% पहुंच गया है। तो इससे तो मज़ीद मतलब जो लोग कर्ज़ा लेना चाहते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ के लिए ले रहे हैं, जो प्रोडक्शन के लिए ले रहे हैं, तो उनको तो नुकसान ही होगा। जी, मैं यही समझाना चाह रहा था आवाम को कि ये सारी चीज़ें नुकसान करेगी। क्यों? क्योंकि आदमी जो है ना, जो कर्जा ले रहा होगा वो कर्जा अदा नहीं कर जाएगा तो डिफॉल्ट कर जाएगा बैंक का। हमारी जो चीज़ें जो बन रही होंगी वो महंगी हो जाएंगी, एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो ये शरई सूद को बढ़ाने, अब देखिए अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं, अक्सर लोग कि जनाब ट्रेड डेफिसिट है, इस वजह से जो है ना, अब स्टेट बैंक के गवर्नर साहब कह रहे हैं कि हमें शरई सूद बढ़ाना पड़ेगा। तो जनाब अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट है और वहां शरई सूद क्या है, 1 से भी नीचे, यानी 0 है। और हम कहां पे पहुंच रहे हैं, और यहाँ पे हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जनाब हम 14% तक ले जाएंगे। सर ये स्टेट बैंक की बात करें कि इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन इसके पीछे भी तो कोई मॉनिटरिंग होगी ना, तो ये डिसीजंस ऐसे लेने, क्योंकि ये भी बड़ी बात है कि आपका शरह सूद पहले 6% पर रखा गया था और कहा था कि इतना रहेगा ताकि जो लोग कर्जा लेना चाहते हैं और हमें इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना है, हमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना है, दूसरे सेक्टर हो गए टेक्सटाइल सेक्टर, इमरान खान साहब ने ये कहा था। लेकिन फिर ये क्यों बढ़ा, और अगर बढ़ भी रहा है तो इसके पीछे भी कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई देख नहीं रहा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखिए ये जो होता है ना, ये जो बैंकर होते हैं या इकोनॉमिस्ट होते हैं या IMF होते हैं, ये एक वकील की तरह होते हैं। ये दोनों पहलू में बात कर सकते हैं, जहां इनका इंटरेस्ट होता है वहां बात करते हैं। मेरी एक बात है कि स्टेट बैंक के गवर्नर से पूछा जाए कि जनाब मईशत को संभालने के लिए कोविड के दौरान आपने शरई सूद कम किया था, जिसका आवाम को फायदा हुआ था, जिसमें मईशत बेहतर हो रही थी, वो बात इन्हीं की थी या प्राइम मिनिस्टर साहब की थी या इनको कोई डिक्टेशन दी गई थी? बहरहाल उस टाइम पे जो भी बात जिसने भी करवाई थी अच्छी की थी। तो आज ये उल्टा गंगा कैसे बह रही है? आज कहा जा रहा है कि जी मईशत बेहतर करने के लिए शरई सूद, तो या तो आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत था जो आपने कोविड में कहा था, स्टेटमेंट का तादाद कुछ हमें देखने में आता है। सर यही से कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको जैसे पता है कि आज 25 नवंबर है और पेट्रोल पंप्स हम बंद हैं, तो इस हवाले से हम अपडेट लेंगे अपने रिपोर्टर से। हमारे साथ मौजूद हैं हबीब खान साहब। हबीब खान जी, हबीब बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है कराची के मुख्तलिफ इलाकों की? पेट्रोल पंप्स बंद हैं, आवाम का क्या रिएक्शन है, किस किस्म की मुश्किलात का सामना है उनको? जी बिल्कुल, देखिए आज पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से जो है वो हड़ताल की कॉल दी गई थी और इसकी हिमायत जो है वो ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन की जानिब से की गई और शहर के जो तमाम तर पेट्रोल पंप्स हैं वो आज मुकम्मल तौर पर बंद रखे गए। कंपनी जो ऑपरेटेड पेट्रोल पंप्स हैं जिसमें PSO और शेल के जो पंप्स हैं उनकी तादाद बताया जा रहा है कि 11 है टोटल, 7 पेट्रोल पंप PSO और 4 पेट्रोल पंप जो है वो शेल के जो कि कंपनी ऑपरेटेड है और वो आज शहर में खुले हैं। लेकिन जो दीगर पेट्रोल पंप्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इस वक्त दिखा सके मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको स्क्रीन पर, तो ये मशीन हैं जहाँ पर पेट्रोल, इन मशीन से आप देखें रोज़ाना के बुनियाद पर हज़ारों लीटर पेट्रोल जो है वो इन मशीनों से निकाला जाता है। लेकिन इस वक्त ये मशीनें बिल्कुल सूखी हैं और बंद पड़े हैं पेट्रोल पंप। मुकम्मल तौर पर शहरियों को परेशानियों का सामना है। रात गए हमने देखा शहर के मुख्तलिफ पंप्स पर शदीद जो है वो रश रहा, गाड़ियों की कतारें लगी रहीं, मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगी रहीं और शहरियों का हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो भी मामलात हैं उसको हल किया जाए। दूसरी जानिब जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि जो पेट्रोल की कीमतों में उनका शरह मुनाफा है उसको 3% से बढ़ाकर 6% किया जाए और उनका बहुत अरसे से ये मुतालबा था। पहले 5 नवंबर की जो है वो हड़ताल की कॉल दी गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ मामला जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ बातचीत हुई, लेकिन वो मामला हल की तरफ नहीं जा सके, जिसके बाद 25 नवंबर को दोबारा हड़ताल की कॉल दी गई और आज सुबह 6 बजे से तमाम तर जो पेट्रोल पंप्स हैं जो कि डीलर्स एसोसिएशन और रिटेलर्स एसोसिएशन की उसमें ज़ेर असर है, ज़ेर इंतज़ाम है, वो तमाम तर पेट्रोल पंप्स आज बंद हैं।
सिर्फ PSO के 7 कंपनी ऑपरेटेड पंप्स और शेल के 4 कंपनी ऑपरेटेड पंप्स जो है वो कराची शहर में ठीक है, बहुत शुक्रिया। हबीब खान हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपडेट कर रहे थे। जी नदीम मौलवी साहब, हमने देखा पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए, मतलब हम देख रहे हैं आवाम को हर सूरत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो पेट्रोलियम प्राइसेस की बात हो, चाहे वो हड़तालों की बात हो, हर कोई अपना मुनाफा रखता है। हम देख रहे हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है, मसनूई महंगाई भी पैदा की जा रही है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे एक लास्ट सवाल करूं कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको लगता है किसी किस्म का रिलीफ मिल सकेगा आवाम को, महंगाई को कहीं ब्रेक लगेगा, या इसी तरह ये महंगाई इसी उसमें से बढ़ती रहेगी? ये ब्रेक उस वक्त मिलेगा जब हुकूमती सतह पे शरई सूद को कम किया जाएगा। हाँ। पैसे के जो रोलिंग होती है आम इंसान के लिए आसानी से दस्तयाब होगी जी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पेट्रोल पंप वाले अब स्ट्राइक पे आ गए हैं। हाँ। दूध वाले स्ट्राइक पे आ गए। हर इंसान के लिए यहाँ कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो रही है। अच्छा। यहाँ पे मजबूरी में लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि कारोबार करना मुश्किल हो गया है। SM मुनीर साहब ने अपने कराची के जो कारखाने थे उन्होंने बंद कर दिए और यही अपने व्यू दिया था एक प्राइवेट चैनल को कि जनाब इतनी महंगाई कॉस्ट हो गई है कि हम अब कारखाने इधर कराची में नहीं चला सकते हैं, क्योंकि पानी से लेके, गैस से लेके, बिजली से लेके हर चीज महंगी है। जब हर चीज महंगी होगी या तो कारखाने बंद कर देंगे या तो हड़तालों पे आ जाएंगे। पहले दूध वाले थे, पेट्रोल पंप पे, और हो सकता है अब आवाम भी आ जाए सड़कों पे। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया नदीम मौलवी साहब, आपने हमें वक्त किया। और इस वक्त ज़रूरत है कि हुकूमत को संजीदगी से इसके बारे में सोचना चाहिए, फौरी तौर पर कुछ ऐसे इक़दामात करने चाहिए जिससे आवाम को, एक आम आदमी को रिलीफ पहुँचे। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और अब बात करेंगे फायर केसेस के हवाले से। आपको बताएं कि कराची में गुज़िश्ता 10 दिन में 100 से ज़ायद जो वाक़यात हैं आग लगने के वो रिपोर्ट हुए हैं। और आपको बताएं कि सबसे हौलनाक जो वाक़या है कराची में वो सदर की कोऑपरेटिव मार्केट में 14 नवंबर को पेश आया, जिसमें 100 से ज़ायद दुकानें जलकर राख हो गईं। जबकि इसी रोज़ कोरंगी मेहरान टाउन में गोदाम समेत 6 मकामात पर आग लगी। 15 नवंबर को साइट एरिया की फैक्ट्री में भी इस किस्म का वाक़या पेश आया। और इसके अलावा 16 नवंबर को कराची के 16 मकामात पे, जबकि 17 नवंबर को सदर की मार्केट में, अजीज़ाबाद में, और इस तरह कई और वाक़यात हैं लांडी इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर आग लगी। यानी 10 दिन में हौलनाक वाक़यात सामने आए हैं। 100 के करीब वाक़यात हैं आतिशज़दगी की। क्या वजह है, क्यों इतनी ज़्यादा तादाद में इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, बात करेंगे इस हवाले से। मुबीन अहमद ने हमें ज्वाइन किया है जो कि चीफ़ फायर ऑफिसर हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबीन अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। 10 दिन में कराची में 100 से ज़ायद आग लगने के वाक़यात का पेश आना एक हैरान कुन बात है। इससे पहले भी आतिशज़दगी के वाक़यात हमने देखे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में क्या समझते हैं मुबीन साहब कि क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कि आपने मेरा मौक़िफ़ मालूम किया कि महकमा फायर ब्रिगेड में इस दफ़ा इस महीने आगों का रेशो बढ़ा है। यह हर साल बढ़ जाता है जैसी सर्दियाँ शुरू होती हैं या खुश्क मौसम और खुश्क हवाएं चलती हैं, तो इसमें रेशो बढ़ जाता है। इसमें अवामुन नास को जो ख्याल करना चाहिए कि वेस्टेज जितना भी है, चाहे वो गारमेंट का वेस्टेज है या हौजरी का वेस्टेज है, इसको अपने पास स्टॉक ना करें। इसको फौरी तौर पर डिस्पोज ऑफ कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया करें, यहाँ से मुंतकिल कर दिया करें। दूसरी बात यह है कि आग लगने का जो रुझान बढ़ गया कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो महकमा फायर ब्रिगेड के नंबर उनको मालूम नहीं है। अगर आग लग भी जाती है तो सबसे पहला रेस्पॉन्डर वही होता है जहाँ पे ये हादसा हुआ होता है, क्योंकि आग को सबसे पहले वही देखता है। जिसने आग देखी उसको ये नहीं मालूम कि उसको करना क्या है। ना उसके पास फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ना कोई अलार्मिंग सिस्टम है। और अगर किसी फैक्ट्री में या मार्केट में अगर कोई चौकीदारी निज़ाम भी है तो वो तकरीबन उम्र रसीदा लोग होते हैं और उनको ये अंदाजा नहीं होता है कि अब आग लग गई है तो मैंने करना क्या है।
तो बराए मेहरबानी इस चीज़ के लिए रूल करें कि हर शॉप मार्केट पर जो भी है फायर के आलात जो है आग बुझाने के उनको लगाएं और उसकी अवेयरनेस भी हो, उसको चलाना भी जानते हो। सही, यानी मुबीन अहमद साहब आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो दफातर हैं, जो कमर्शियल जगहें हैं, वहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद नहीं होते, जिसके बायस बर वक्त अलार्म नहीं बजते और पता नहीं चलता, फौरी तौर पर उस आग को पर काबू नहीं पाया जा सकता, इसीलिए नुकसान ज़्यादा होता है। तो ये जो फायर सेफ्टी सिस्टम है इसके ना होने की वजूहात क्या हैं? ये क्यों नहीं लगता जब एक फैक्ट्री बनती है या एक दुकान होती है इस तरह की जहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं आग लगने के? अच्छा, दूसरी तरफ मैं आऊँगा कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करा है इस सिलसिले में कि SBCA जब तक हाई राइज बिल्डिंग के नक्शे पास नहीं करेगी जब तक महकमा फायर ब्रिगेड से इसका NOC ना ले लिया जाए, तो वो उस पर काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कामयाबी होगी, लेकिन अभी तक कोई नक्शे ऐसे पास होने भी हमारे पास नहीं आए। दूसरी बात ये कि इस महीने में इस वक्त 24 तारीख तक 24 नवंबर तक 240 आगे रिकॉर्ड हुई हैं पूरे कराची भर में। अब उसमें झोपड़ियों की आग भी है, तीनकी के ब्रिज के नीचे झोपड़ियों में आग लगी, हाँ। सदर की मार्केटों में आग लगी, हाँ। एक पेट्रोल पंप है, क्या नाम है अपना, पार्किंग प्लाजा के सामने एक पेट्रोल पंप था, पेट्रोल शिफ्ट कर रहा था टैंकर, उसमें भी आग लगी। हाँ। अब यही चीजें हैं, अगर बर वक्त इसको जैसी आग लगती है तो हाँ। कंट्रोल में जब लाई जा सकती है जब आपके पास फायर इक्विपमेंट मौजूद हो, हाँ। और उस पर ट्रेन चौकीदार जो होता है वो उसको ट्रेन होना चाहिए। सही, तो ये मुझे बताइए मुबीन अहमद साहब कि आपने बताया कि अगर बर वक्त खबर दे दें और बर वक्त वो चीज़ें मौजूद हों, वो इक्विपमेंट मौजूद हो, तो अभी आपके पास इस वक्त कितना अमला है, कितनी गाड़ियाँ हैं जो आग बुझा सकती हैं, और फौरी तौर पर अगर आपको कोई इतला दे भी दे तो इस वक्त कितना है स्टाफ आपके पास, कितना इक्विपमेंट है? देखिए, बात तो ये कि जब शहर में आज से 2 साल पहले 8 और 10 गाड़ी से हम काम चला रहे थे, हाँ। अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 52 गाड़ियां हमारे पास मौजूद है, और अमला इतना है कि 50% अमला है। अगर इनके ऊपर भी थोड़ी तवज्जो दी जाए, अभी हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने हमें ज़ाहिर अपॉइंटमेंट अभी नहीं हो रहे, तो उन्होंने महकमा मशीन फूल डिपार्टमेंट के जो ड्राइवर हैं वो हमें दिए, ताकि जो हमें 52 गाड़ियाँ मिली हैं, हाँ। उसको हम रन कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब रन पे हैं और गाड़ियाँ चल रही हैं और वो काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो हैं वो एक ही जगह से डीजल या पेट्रोल डलवाती हैं? खुदा न खास्ता कराची के जैसे हम देख रहे हैं एक ही दिन में मुख्तलिफ एरियाज़ में आग लगने के वाक़यात हो रहे हैं, तो इस वजह से कुछ देरी का सामना तो नहीं करना पड़ता? जी हाँ, वो थोड़ा सा फ्यूल का थोड़े से मामला है। हमें अपने शारे फैसल पे एक पंप, हमें पेट्रोल पंप बताया गया है, हाँ। उस पेट्रोल पंप से हम लोग अपना फ्यूल हासिल करते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से वहाँ से हासिल कर रहे हैं और वो दे देते हैं। ठीक है, और आप क्या बताना चाहेंगे कि इस तरह के जो वाक़यात हैं किस तरह उनको रोका जा सकता है? मज़ीद क्या इक़दामात करने चाहिए हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से? घर के लोगों के लिए मेरी ये गुजारिश है, घर है या दफातर है, जितनी भी रिमोट डिवाइसेस है, मिसाल के तौर पे स्प्लिट है या LED वगैरह है, इनको वक्ती तौर पे आप 10-15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए स्टैंड बाई से तो ऑफ कर सकते हैं रिमोट से, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड ना करें। इसको जब भी आप फारिग हो तो उसको ऑफ करें, उसके सॉकेट स्विच से ऑफ कर दिया करें। दूसरी बात है कि अक्सर लोग मोबाइल चार्जिंग पे लगा देते हैं, चार्जर लगा छोड़ देते हैं, अपना मोबाइल निकाल देते हैं और चार्जर का स्विच भी ऑफ नहीं करते हैं, तो क्यों करंट तो उसमें फ्लो हो रहा है ना। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ पर एहतियात करें। यह खुश मौसम है, खुश मौसम में वो टेम्परेचर पे आ जाती हैं चीज़ें और वो अपना काम दिखा देती हैं। सही, बहुत शुक्रिया मुबीन अहमद साहब, आपका वक्त दिया। और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। हमारे साथ बसीम इफ्तिखार मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे मौसम का हाल। तो जान लेते हैं कि आज कराची का मौसम कैसा है। जी बसीम, बताइएगा कि आज बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं जो बताने वाले हैं कि आज मुख्तलिफ़ चीज़ों के रेट्स क्या चल रहे हैं कराची में। तो आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, कराची में अगर हम सब्ज़ियों और मुर्गी की कीमतों के बारे से बात करें तो सब्ज़ियों और मुर्गी की जो मुख्तलिफ़ इलाकों में कीमतें हैं और इसके साथ साथ जो सरकारी कीमतें हैं उसमें वाज़ेह फ़र्क है।
शहर में अगर मटर के हवाले से बात करें तो शहर में जो मटर की रिटेल के हवाले से जो सरकारी कीमत है वो 173 रुपये, लेकिन शहर में जो मटर है वो तकरीबन 300 रुपये से लेकर 400 रुपये तक पे फ़रोख्त हो रहा है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें दीगर सब्जियों में लौकी के हवाले से बात करें तो लौकी जो है वो तकरीबन 53 रुपये उसकी सरकारी कीमत है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 100 रुपये से ज़ायद पे फ़रोख्त हो रही है। तुरई भी जो है वो हम देख रहे हैं कि 103 रुपये उसकी सरकारी कीमत है रिटेल की सतह पर, लेकिन शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो तुरई भी जो है वो मनमानी कीमतों में फ़रोख्त की जा रही है। बेशतर सब्जियाँ हम देख रहे हैं कि सरकारी कीमतों में जो है वो फ़रोख्त नहीं की जा रही, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि शहर में कोई भी ग़िज़ाई अजनास हो, सब्ज़ी हो, फ्रूट हो, गोश्त हो, चिकन हो, वो कोई भी जो है सब्ज़ी या ग़िज़ाई अजनास ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया सरकारी कीमतों पर फ़रोख्त नहीं की जाती। इसी तरीके से अगर हम मुर्गी के गोश्त के हवाले से बात करें तो मुर्गी का गोश्त जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त हो रहे हैं, लेकिन शहर में तकरीबन मुर्गी जो है वो 420 रुपये से लेकर 450 रुपये तक उसका गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है। ज़िंदा मुर्गी भी हम देख रहे हैं कि उसकी कीमतों में भी इजाफा है, 310 रुपये से लेकर 320 रुपये तक ज़िंदा मुर्गी फ़रोख्त हो रही है, जबकि सरकारी कीमत उसकी 138 रुपये है। शहरियों का ये कहना है कि अगर सरकारी कीमतों पर अमल दरामद हो जाए तो उनको खातिर ख्वाह जो है वो महंगाई से रिलीफ मिलेगा, लेकिन हम देखते हैं कि ना कहीं पे भी सरकारी कीमतें आवेज़ा नज़र आती हैं, ना ही उन पर अमल दरामद किया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे और वक्त हुआ अब ब्रेक का, कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूँ ज़हरा रज़ा और अब बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। कराची में हमने देखा है कि एक के बाद एक बीमारी ने जो आवाम है उसका जीना मुश्किल कर दिया है। पहले हमने देखा कोरोना और फिर उसके बाद डेंगू, फिर मलेरिया, और अब एक हैरानकुन बात यह है कि डेंगू और मलेरिया जैसे एक और पुरस्कार वायरस सामने आया है, क्योंकि कुछ ऐसे मरीज़ हस्पतालों में लाए जा रहे हैं जिनके जो सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं, जिनमें सर दर्द, तेज़ बुखार, जिस्म में दर्द, जो कि मलेरिया या डेंगू की अलामात के इक्वल हैं, उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन ना तो उन्हें डेंगू है, ना मलेरिया है, ना कोरोना है। तो फिर वो है क्या, ये पुरस्कार वायरस क्या है, इस हवाले से जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फैसल महमूद ने, जो कि हेड हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ खान। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैसल। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, हम देखें कराची में इस वक्त बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां पर कुछ इस तरह के मरीज़ शिकायत लेकर जा रहे हैं जिनको बहुत तेज़ बुखार है, सर दर्द है, जिस्म में दर्द है, जिसके सिम्टम्स जो हैं वो या तो डेंगू की तरह हैं या मलेरिया की तरह हैं या दूसरी जो वायरल इन्फेक्शंस हैं। लेकिन जब उनका टेस्ट करवाया जा रहा है तो ना उनका डेंगू पॉजिटिव आ रहा है, ना मलेरिया, ना कोरोना। तो फिर ये नई चीज़, कोई नया वेरिएंट आया है, कोई नया वायरस है, क्या कहेंगे, क्या बताएंगे इस हवाले से? जी बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। तो देखिए, ये है कि ऐसे हमारे पास वाकई केसेस आ रहे हैं पूरे शहर के अंदर, जिसके अंदर जो इब्तदाई रिपोर्टें हैं वो नेगेटिव आ रही हैं। अलबत्ता ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये वाकई कोई नया वायरस है या ये हमारा वही पुराना डेंगू या मलेरिया या टाइफॉइड है, क्योंकि याद रखें हमारे जितने भी टेस्ट हैं वो सारे केसेस को डिटेक्ट नहीं कर पाता। डेंगू की अच्छी मिसाल ये है कि इसके 2 टेस्ट हैं और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि पहले 5 दिन में पॉजिटिव आते हैं, फिर नेगेटिव हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 5 दिन में नहीं आते और वो 6-7 दिन बाद ही नजर आते हैं। तो इसी में तहकीक चल रही है कि क्या ये कोई नई चीज़ है या फिर हम लोग ये कॉमन बीमारी है जिसकी डायग्नोसिस में हमको थोड़ी सी मुश्किल होगी। सही। और फैसल साहब, डॉक्टर फैसल, ये भी कि जितने मरीज़ हैं जो इस तरह की शिकायत लेके अस्पतालों में गए हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी ये हिस्ट्री है कि उन्हें मच्छर ने काटा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये डेंगू ही हो सकता है, जो आप कह रहे हैं कि 5 दिन बाद इसकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव हो जाती है और थोड़ा टाइम बाद वो हॉस्पिटल विज़िट करते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड में नेगेटिव आता है। जी बिल्कुल, तो है ये कि अब इसी को देखने के लिए कि क्या ये सब बीमारियां एक ही हैं और सबकी शिकायत भी एक ही कि मच्छर से काट रहे हैं, क्योंकि आजकल जैसा आपको पता है कराची में सभी को मच्छर काट रहे हैं, मच्छरों का सीजन है ये। तो हम लोग गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट की एक टीम है जिसका काम ही ये होता है कि जो नई वबाई बीमारियां आती हैं उनको उन पर तहकीक करती है, उनको देखती हैं कि ये कहाँ से आई हैं और कौन सी हैं। और जैसे जैसे केसेस ये लोग सामने आ रहे हैं
तो वो जाके उनकी हिस्ट्री लेते हैं, देखते हैं कि क्या उनको वही अलामात हैं या मुख्तलिफ अलामात हैं, और उनमें क्या चीज़ें हैं जो कि यकजा हैं। इसी तरह से उनका खून लेके, उनके सैंपल लेके हम लोग एक और जो तहकीक चली थी उसके बुनियाद पे इसको प्रॉबेबली या फिर ब्राज़ील या अमेरिका भेज रहे हैं, ये देखने के लिए कि इनमें कोई ख़ास वायरस तो नहीं है, कोई नया वायरस। सही सही। डॉक्टर फैसल ये भी बताइए कि जब किसी इंसान का डेंगी, उसको बुखार, नज़ला, सर दर्द इस तरह की शिकायत हो, सिम्टम्स हो, और उसका डेंगी नेगेटिव हो, उसका कोरोना नेगेटिव हो, उसका मलेरिया नेगेटिव हो, तो अक्सर उसको कहा जाता है कि वो टाइफॉइड है उसको। तो टाइफॉइड का कोई स्पेसिफ़िक टेस्ट है, ब्लड कल्चर, या ये नॉन स्पेसिफ़िक टेस्ट है? क्योंकि जब भी ये चीज़ें नेगेटिव आती हैं उसको टाइफॉइड का नाम दे दिया जाता है। तो टाइफॉइड के सिम्टम्स क्या होते हैं? बिल्कुल, तो एक्चुअली शुरू के दिनों में ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन, चाहे वो डेंगी हो, चाहे वो चिकन पॉक्स हो, हेपेटाइटिस, इन सब के अलामात यकजा होते हैं। और टाइफॉइड जो कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, उसके अंदर भी शुरू के दिनों में सिर्फ बुखार ही हो रहा होता है। हाँ। टाइफॉइड की खास बात यह है कि उसका बुखार थोड़ा लंबा चलता है दूसरे और वायरल इन्फेक्शंस के बरक्स, और अमूमन किसी को बुखार 7 से 10 दिन हो चुके हैं और सब कुछ नेगेटिव आता है तो हम समझते हैं कि शायद टाइफॉइड ही हो। आपने बिल्कुल वजह फरमाया, इसकी डायग्नोसिस के लिए ब्लड कल्चर का इस्तेमाल होता है। जिनने पहले ब्लड कल्चर कराया हो उनको पता है कि ब्लड कल्चर एक दफा भेज दे तो उसकी रिपोर्ट आने में तकरीबन 5 से 7 दिन लग जाते हैं। जी, और ब्लड कल्चर के अलावा और कोई टेस्ट नहीं है टाइफॉइड का, बल्कि कुछ और टेस्ट है मार्केट में जो लोग करते हैं, जैसे टाइफीडॉट, विडाल, मगर हमको पता है कि ये टेस्ट बहुत रिलायबल नहीं होते। अक्सर टाइफॉइड ना होते हुए पॉजिटिव आते हैं, या टाइफॉइड होता भी है तो नेगेटिव आते हैं। तो बल्कि ये टेस्ट दुनिया भर में अब इसको हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फैसल ये भी बताइए कि आपने बताया कि हमने जो सैंपल्स हैं, जो टेस्ट हैं, वो नमूने बाहर भेज दिए हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली कितने दिन में उसकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी और हमें पता चल सकेगा कि ये नया कोई वेरिएंट है, कोई वायरल है, कोई नया वायरस है जो कि अफेक्ट कर रहा है कराची के लोगों को? तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके 2 वजूहत हैं। एक तो इनको दूसरे वायरसेस को देखने से पहले हम लोग जो कॉमन वायरसेस हैं पहले उसका रीचेक करके देखते हैं कि उनमें से कोई तो नहीं है, और एक दफ़ा इतने हमारे पास नमूने जमा हो जाएं तो फिर भेजेंगे, और फिर उसके एनालिसिस में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये कहना मुश्किल है। ऑब्वियसली ये एक एक करके तो नहीं जाता, वो बैच में जाता है, और जब इतना बड़ा बैच होता है तो फिर ये जाएगा बाहर। सही। और डॉक्टर फैसल ये भी बताइए कि अगर हम कहें कि हम इन वायरल इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं, तो क्या ऐसी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं? सर्दियों का जो है मौसम है, शुरुआत हो चुकी है, तो इस मौसम में ख़ास तौर पे अपना ख्याल कैसे रखें? बिल्कुल, तो देखिए वायरल इन्फेक्शन बहुत सारे मुख्तलिफ इक़साम के होते हैं और डिपेंड करता है वो किस वायरस इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम डेंगू की बात करें तो वो तो सिंपल मच्छर से बचना है, और ये मच्छर याद रखिए घर पे रहता है। तो आप अपने घर की जो जालियां हैं उस पर ज़रा नज़र रखें। जो जगह जहाँ पे लोग जाते नहीं है खासतौर पर वहाँ पे स्प्रे करें, या जो भी मच्छरदान है उसका इस्तेमाल करें। और जो सर्दियाँ जो आ गई तो अब जो नज़ला खांसी वाले वायरस इन्फेक्शन है उनका फैलने का चांस बढ़ जाता है, जिसमें कोविड भी शामिल है। तो इससे बचने के लिए ऑब्वियसली वही मास्क, ग्लोव्स से थोड़ा दूर रहें, और वैक्सीनेशन ना सिर्फ कोविड की बट ऑल्सो फ्लू या इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन। और आखिरी चीज़ ये कि हर बुखार पे प्लीज़ एंटीबायोटिक शुरू ना करें। जैसे कि आपको मालूम है कि ये एंटीबायोटिक का आलमी दिन है रेजिस्टेंस से बचने का, यानी कि एंटीबायोटिक के इस्तेमाल आम जो जरासीम है वो इन एंटीबायोटिक के खिलाफ ताकत पैदा कर लेते हैं, और इस वजह से एंटीबायोटिक सिर्फ जब डॉक्टर बोले तो उसी वक्त इस्तेमाल करें। हर गला ख़राब है एंटीबायोटिक ना इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फैसल ये भी बताइए कि जैसा कि आपने अभी बताया कि ये जो टेस्ट के सैंपल्स गए हुए हैं बाहर और अभी इसमें टाइम लगेगा, तो अगर इस तरह के सिम्टम्स के साथ कोई पेशेंट विज़िट करता है, डॉक्टर के पास आता है, कंसल्टेशन करता है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? आप उसको अभी फ़िलहाल क्या ट्रीट कर रहे हैं? क्योंकि अभी ये अननोन है, पता नहीं है क्या, तो आप उस दूसरे वायरस की तरह ही इसको ट्रीट कर रहे हैं? तो देखिए ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं वो खुद ब खुद वैसे ही ठीक हो जाते हैं। डेंगू उसमें शामिल है। एंड इसकी ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग ऑब्वियसली जो उनके अलामात हैं उनको डील करते हैं। और अगर खुदा न खासा प्लेटलेट बहुत कम हो या पानी कमी हो तो उसको हम डील करते हैं। मगर यूजली एटलीस्ट मेरे में कोई ऐसा मरीज़ नहीं है जो अभी तक इस बीमारी से उसकी मौत हुई हो। अच्छा ठीक है। और दूसरा ये भी लास्ट सवाल कि जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो जो हम खुद घर में सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, खुद अपनी मर्ज़ी से दवाएं खाने लगते हैं, और ये कितना नुकसानदेह हो सकता है, और एक एक्सपर्ट की एडवाइस होना कितना ज़रूरी है?
बिल्कुल। तो देखें, सेल्फ मेडिकेट डिपेंड करता है कौन सी दवाई है। अगर आप सिंपल बुखार उतारने की दवाई ले रहे हैं या नज़ले की जो दवाई होती है वो ले रहे हैं तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्त कि आपने ओवरडोज नहीं कर दिया हो। मगर अगर आपका बुखार 2 से 3 दिन से ज़्यादा लग रहा है या बहुत तेज़ है तो फिर डेफिनेटली डॉक्टर से रुजू करें। और घर पे सेल्फ मेडिकेशन में एंटीबायोटिक हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये याद रखें एंटीबायोटिक आपके सेहत के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। उसके असरात तकरीबन साल तक रहते हैं आपके जिस्म के अंदर। सही सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल महमूद आपका, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जो गुफ्तगू थी वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ जाता है, मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।